अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी मुझे शाइस्ता ने कैलिफोर्निया यूएसए से भेजी है और अमेरिका की बात हो रही है तो सबसे पहले आज मैं अपने भतीजे को सैयद राफ़े शहरियार, जिसको प्यार से घर वाले खुरम कहते हैं, मोमो बेबो और खुरम के साथ मैंने वहाँ पे एक ऑफ कैमरा स्टोरी भी की थी अमेरिका में, आप लोगों ने देखी होगी। उन्होंने एक सच्चा वाक़या जो लाहौर मॉडल टाउन पार्क के अंदर उनके साथ हुआ था जिन्नात का, वो उन्होंने आपको अपनी ज़ुबानी भी सुनाया था। तो खुरम जो है सैयद राफ़े शहरियार माशाल्लाह जब 18 साल का हुआ है तो उसको पहला जो गिफ्ट मिला है डैड की तरफ से वो ब्रांड न्यू नए मॉडल की मर्सिडीज़ मिली है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई खुरम। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारकबाद, यू आर वेरी लकी कि आपको बड़ा मज़े का गिफ्ट मिला है। इसी तरह ज़िंदगी की शुरुआत हो और आपका ड्राइविंग लाइसेंस बने और आपको एक ज़बरदस्त किस्म की मर्सिडीज़ मिल जाए तो बहुत खुशी की बात है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सो खुरम अभी आपको मैं ऑन कैमरा अगेन से बहुत 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 मुबारकबाद कहता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन। कहानी है जी शाइस्ता ने भेजी। वो कहते हैं पाकिस्तान में मौजूद हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, उन्हीं के साथ पुरानी कहानी यकीनन सी बात है, नई कहानियाँ भी मैं शामिल करता हूँ। ये वाली एक मज़ेदार हॉरर स्टोरी जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो कह रहे हैं ये उनकी एक रिश्तेदार हैं, उन्हीं के साथ बहुत अरसा पहले का ये वाक़या है जो बीता था उनके साथ। तो उन्हीं की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनाता हूँ, कोशिश करूँगा कहानी आपको अच्छी लगे क्योंकि मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी, मज़ेदार कहानी लगी। कहानी कुछ यूँ है, सफ़ीर जो एक बैंक के साथ वाबस्ता था, अकबर उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त था। अकबर एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था जो बहुत ही पीछे से अमीर कबीर फैमिली थी, बहुत ज़्यादा उनकी ज़मीनें थी, बहुत ज़्यादा जिनकी ज़मीनें होती हैं तो वो अपने इलाके के चौधरी कहलाते हैं, सरदार कहलाते हैं। इलाके के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत होती है। बाकी उनके बच्चे तो वहीं गाँव में ही आबाद थे। अकबर उनमें से ऐसा था जिसको बहुत ज़्यादा शौक़ था शहर की ज़िंदगी में जाके आबाद होने का। ये उसकी होश संभालते ही ख्वाहिश थी कि पढ़ने लिखने के बाद मैंने शहर ही शिफ्ट हो जाना है। सो वो लाहौर शहर के अंदर शिफ्ट हो गया। कुछ ही अरसे बाद उसने आबादी से थोड़ा सा ही दूर एक अपने लिए पुरानी बनी हुई हवेली भी ख़रीद ली। वो किसी दौर में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हवेली होगी, लेकिन अब क्योंकि कुछ पुरानी हो चुकी थी, शानो शौकत उस हवेली की आज भी मौजूद थी। बड़े बड़े कमरे, बड़ा सा हॉल, बिल्कुल दरमियान में दरख्त जिसकी छाँव दिन की रोशनी में भी उस दरख्त की छाँव के नीचे भी आप बैठ सकते थे। वहीं पे उसने अपने वक्त पास करने के लिए बैंक के अंदर एक अच्छी जॉब भी शुरू कर दी। वहीं पे सफ़ीर की अकबर से मुलाकात हुई और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। सफ़ीर ने अभी तक शादी नहीं की थी, अकबर की भी शादी नहीं हुई थी, तो दोनों जब बैंक से फारिग होते तो ज़्यादा वक्त इकट्ठा गुजारते थे। अकबर का कोई बेस्ट फ्रेंड बना था तो सफ़ीर ही बना था। सफ़ीर उसी बैंक में नहीं था, किसी और बैंक में था, लेकिन दोनों की पोस्ट सेम पोस्ट थी, वो बैंक मैनेजर ही थे। मिलते, गपशप करते, वक्त गुजारते, याराना बढ़ता गया। दोनों को शिकार का शौक़ था। अक्सर अकबर सफ़ीर को लेके अपने गांव जाता और वहां पे दोनों शिकार भी करते। वक्त इतनी तेज़ी के साथ बदला कि एकदम से अकबर को एक लड़की पसंद आई और फ़ौरन से उसने तैयारी कर ली कि वो उसके साथ शादी कर लेगा। और इतनी जल्दी उसने अपने माँ बाप को राज़ी किया। माँ बाप उसकी पसंद के आगे ज़्यादा देर टिक ना सके और मजबूरन उनको कबूल करना पड़ा उस लड़की को जिसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते थे। और जिस तरह लफ्ज़ों में कहा जाता है, चट मंगनी पट ब्याह वाला ही काम हुआ। फ़ौरन से दुआ खैर की हुई और सना के साथ अकबर की शादी भी हो गई। शादी का धूम धड़क्का, शहर की एक शादी थी। एक अमीर माँ बाप का बेटा जो बेशक जॉब वक्त गुजारी के लिए कर रहा था, पैसों के लिए नहीं कर रहा था, वक्त पास करने के लिए कर रहा था, तो उसकी शादी में बेइंतहा पैसा लुटाया गया, धूम धड़क्के से शादी की गई।
और जैसे ही दुल्हन रुखसत होके अकबर के घर में दाखिल हुई, सब दोस्तों ने उसको आहिस्ता आहिस्ता खुदा हाफिज़ किया, तो वहीं पे ही एक रात उसके माँ बाप भी वहीं पर रहे और अगली सुबह बेटे से इजाज़त लेके गांव रवाना हो गए। तकरीबन शादी की कोई तीसरी चौथी रात थी। अकबर अपनी बीवी के साथ अपने घर पे था और वो छुट्टियों पे था, यकीनन से बात है, उसने बैंक से छुट्टियां ले ली थी। सफ़ीर अपने कमरे में सोने के लिए लेट चुका था। वहीं पे उसकी आंख खुली तो उसने देखा अंधेरा फैला हुआ है। यानी वो सोने के लिए लेटा, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अभी उसकी आंख को लगे हुए 5-10 मिनट ही हुए होंगे कि उसकी आंख खुल गई। उसको एहसास हुआ गर्मी का सा एहसास, और उसने जब देखा तो लाइट नहीं थी। वो समझ गया अंधेरा इस वजह से घर के अंदर पड़ा हुआ है कि बिजली जा चुकी हुई है। वो उठा क्योंकि अब उसको नींद नहीं आनी थी। पंखा भी जो कमरे के अंदर चल रहा था वो बिजली जाने की वजह से बंद हो गया था, तो अंदर एक गर्मी सी हो गई थी। थोड़ी देर वो बाहर बैठा, उसने वहां पे बैठ के सिगरेट पिया और उसके बाद उसने कहा सुबह ऑफिस पहुंचना है, पहले ही मैं इतनी छुट्टियां कर चुका हूं, काम का बहुत ज़्यादा रश है, मुझे जैसे कैसे अपने बिस्तर में जाके सोना होगा। नींद नहीं भी आ रही, कोशिश तो करूं नींद आ ही जाएगी। ऐसा ही हुआ, वापस आया और बिस्तर पे वो सोने की कोशिश करने लगा, किसी तरीके मुझे नींद आ जाए। इसी तरह नींद को कोशिश में करवटें बदलते बदलते अभी कुछ ही देर गुजरी थी, या कितनी देर गुजरी थी उसको इस चीज़ का एहसास नहीं था कि वहीं पे पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बजी। जैसी फ़ोन की घंटी बजी, एकदम से जो अभी गहरी नींद में नहीं गया था, उसकी आंख खुल गई और उसने कहा इस वक्त रात को इतने बजे किसका फ़ोन आ गया। उसने फौरी तौर पे साइड पे रखी हुई अपनी घड़ी उठाई और जब घड़ी पे टाइम देखा तो रात क्या 1 बज रहा था। इस वक्त कौन फ़ोन कर सकता है रात को 1 बजे। फ़ौरन वो फ़ोन की तरफ गया, उसने रिसीवर उठाया, कान के साथ लगाया, हेलो। तो दूसरी तरफ जिसकी आवाज़ थी वो बहुत ही घबराई हुई, इंतहाई परेशानी वाली आवाज़ थी, और पहला जुमला जो अकबर के कानों में गया वो ये था, अकबर मुझे बचा लो, अकबर मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा, वो मुझे मार देगी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देंगे। ये जो जुमला बोला गया, मार देंगे मार देंगे, उसको समझ नहीं आया। उसने कहा क्या कह रहे हो, मार दो, मुझे मार देंगे, मुझे बचाओ, क्या हुआ अकबर, मेरी बात सुनो, अकबर अकबर। और फोन दूसरी तरफ से बंद हो गया। सिर्फ इतनी लाइनें ही उसकी क्लियर समझ आ चुकी थी कि सफ़ीर मुझे बचा लो। अकबर दूसरी तरफ से कह रहा था सफ़ीर मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और जो अगला जुमला बोला गया था, मार देंगे दीगी, क्या कहा गया उसको कतई नहीं समझ आया। उसने फौरी तौर पे उसका नंबर डायल किया। अब दूसरी तरफ बेल जा रही थी लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। यहां तक कि घंटी जाते जाते बंद होगी। उसने दोबारा से कॉल मिलाई और दोबारा भी नंबर मिलाने तक बेलें जाती रहीं, और जब उसने किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, उसी लम्हे वो जल्दी से उठा, क्योंकि वो शादीशुदा तो नहीं था। उसने अलमारी खोली और अलमारी से हिफाजती तौर पे उठा के पिस्तौल रख लिया, और उसके बाद तेजी से गाड़ी दौड़ाता हुआ उस हवेली की तरफ जाना शुरू हो गया जो आबादी से थोड़ी सी दूर हट के थी। अमूमन जो हवेलियां बनाई जाती थी वो इसलिए कि वहां पे शोर शराबा ना हो, ट्रैफिक का धुआं ना हो, इर्द गिर्द बागात हों और बीच में दरख्तों के दरमियान में एक हवेली होती थी। तो एक ठंडी हवा, एक फ़ज़ा जो दरख्तों की ऑक्सीजन से ज़बरदस्त होती है, इसलिए साइड पे ये हवेलियां बनाई जाती थी। और जब उस सड़क पे वो पहुंच चुका जो अब सीधी उस हवेली की तरफ जाती थी, इर्द गिर्द सिर्फ ज़मीनें थीं या दरख्त थे, इंसानी आबादी बहुत पीछे रह गई थी। गाड़ी दौड़ाता हुआ वो उस हवेली के मेन डोर की तरफ बढ़ने लगा, और जैसे ही बड़े दरवाजे के करीब पहुंचा उसने फट से गाड़ी बंद की, जल्दी से नीचे उतरा और दौड़ता हुआ हवेली के अंदर दाखिल हुआ। ये हवेली जिसकी लाइटें अभी भी जल रही थीं, जो हवेली बताती थी कि कुछ दिन पहले यहां पे एक शादी का समा था, जिसकी अभी भी कहीं पे छोटी छोटी चीजें जो लाइटें और इस तरह की अभी भी कहीं कहीं बाकी थी, जो सजाया गया था उस हवेली को।
जब वो अंदर मेन दरवाजे से दाखिल हुआ तो ना सिर्फ मेन दरवाज़ा खुला हुआ था, क्योंकि वो अकबर वहाँ पे अकेला रहता था, कोई चौकीदार वगैरह भी नहीं था। और जब वो अगले रूम में दाखिल हुआ, जहाँ से दरवाज़ा खोल के सामने बेडरूम नज़र आते, कमरे बने हुए थे बड़े बड़े, तो वहीं पे जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और उस कमरे की तरफ बढ़ा जो अकबर का बेडरूम एक कह सकते हैं था, तो उसका दरवाज़ा बंद था। दरवाजे के करीब पहुंचते ही उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया और कहा, अकबर अकबर दरवाज़ा खोलो, अकबर मेरी आवाज़ आ रही है, दरवाज़ा खोलो। अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। अब उसके पास अगला ऑप्शन यही था कि इसकी एक खिड़की थी जो हवेली के बिल्कुल बैक साइड पे जाके खुलती थी, नहर के बिल्कुल पास। ये एक लंबा रास्ता था, लंबा चक्कर उसको काट के जाना पड़ता था, लेकिन एक दोस्त की जिंदगी को शायद खतरा था, उसने कहा था मुझे बचा लो बचा लो। उसकी आवाज़ अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी, वो बचाने की बात कर रहा था। तो वो तेज़ी से दौड़ता हुआ वापस घर से बाहर निकला और लंबा सा चक्कर काट के उसी खिड़की की तरफ गया। तो दूर से ही देख के परेशान हो गया, खिड़की खुली हुई थी। जब वो खिड़की के करीब पहुंचा तो एहतियातन उसने वो अपना पिस्तौल हाथ में पकड़ लिया और छलांग मार के अंदर दाखिल हो गया, क्योंकि उसके ऊपर एक जुनून था, मेरे दोस्त को मेरी मदद की ज़रूरत है, रात का ये टाइम हो रहा है, जितनी जल्दी हो सको मैं अपने दोस्त को बचाऊं। वो कोई ऐसा शख्स तो नहीं था कि बाहर खड़ा होकर पहले देखता क्या है क्या नहीं, बस उसको ये था मुझे जल्दी से दोस्त के पास पहुंचना है। अंदर छलांग मार के जैसे ही वो दाखिल हुआ तो उसके सामने एक बहुत ही भयानक मंजर था, क्योंकि वो कई दफ़ा अकबर को कह चुका था कि तुम अपनी सिक्योरिटी के लिए, तुम अपनी देखभाल के लिए मुलाजिम रख सकते हो, क्यों नहीं रखते। तो वो इस तरह की बातें करता था, यार जिस दिन आनी है उस दिन आनी है, मैं नहीं डरता, जो लेके जाना चाहता है लेके जाए, वो इस तरह की बातें करता था। उसने कभी चौकीदार नहीं रखा था, उसको माँ बाप ने भी कहा था, लेकिन वो नहीं रखता था। और आज जब उसने मंजर देखा तो उसका दोस्त अकबर खून में लथपथ पड़ा था, उसका पूरा जिस्म खून ही खून से भरा हुआ था। वो भागता हुआ उसके करीब गया, उसका जिस्म कांपना शुरू हो गया, उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई जो ऑलरेडी तेज थी इस हालात की वजह से। दोस्त को इस हालत में देख के और परेशान हो गया, भागता हुआ दोस्त के करीब गया जो बेड के बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ था। उसका सर उठाया उससे बात करने के लिए, तो उसको अंदाजा हुआ जिस सर को वो अपने घुटने पे रखना चाह रहा है, उससे बात करना चाह रहा है, वो अकबर अब बात नहीं कर सकता, वो इस दुनिया को छोड़ चुका है। शायद सफ़ीर ने पहुंचते पहुंचते देर कर दी है। जब वो फ़ोन पे उसको बुला रहा था मेरी मदद करो मेरी मदद करो, और वो मदद के लिए भाग भी पड़ा, लेकिन घर पहुंचते अंदर दाखिल होते इतना टाइम हो चुका था कि दोस्त की रूह परवास कर गई थी। उसने उसकी पल्स के ऊपर हाथ रखा, चेक किया, दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी। इसका मतलब दोस्त मर चुका था। उसके बाद उसका दिमाग ऐसा घूमा, उसके आंखों के आगे ऐसे तारे से आए, ये ऐसा एक मंजर था तो उसको समझ ही नहीं आया वो क्या करे। वहीं पे उसने भाभी को आवाज़ें दी, सना भाभी को। अभी तो उनकी शादी हुई थी, सना को वो बहुत प्यार करते थे। सना बहुत ही हसीन और जमील लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत थी, चेहरे पे इंतहाई मासूमियत थी, बहुत ही खिदमत गुजार, बहुत ही अच्छी, बहुत ही नेक, इंतहाई पढ़ी लिखी लड़की थी। और जो आया था शायद वो भाभी को भी अपने साथ ले गया था। ना सिर्फ इसको मार गया था बल्कि वो भाभी को भी अपने साथ ले गया था। जब उसने भाभी को आवाज़ें दी और इर्द गिर्द देखा भाभी वहाँ पे नहीं है, तो वो समझ गया भाभी इस कमरे में नहीं है। वहीं पे जब उसने सामने की तरफ देखा, वो जो भी गया था वो शायद नंगे पांव था। अकबर के जिस्म से जो खून निकला था उसी खून पे उसके पांव डिब हुए थे। और जब वो चलता हुआ इस कमरे से निकला था तो बाकायदा उन पांव के निशान जो रंग चुके थे उसके खून से, निशान छोड़ते हुए वो आगे की तरफ बढ़ा था, क्योंकि फर्श के ऊपर बाकायदा खून से भरे पांव के निशान थे। जैसे जो भी था, जब वो यहां से चलता हुआ गया था तो उसके पांव खून से भरे हुए थे और उस फर्श पे खून लगता जा रहा था। एकदम से उसके अंदर एहसास हुआ मैं उसको पकड़ूं जिसने मेरे दोस्त को मारा है। उसके अंदर एक जुनून सा सवार हो गया। तेजी से वो उठा, दोस्त को एहतियात से उसके मुर्दा जिस्म को नीचे रखा, उन
पाँव का पीछा करते हुए उस खिड़की की तरफ गया तो वो जो भी था वो खिड़की से बाहर की तरफ गया था। उसी तरह वो बाहर निकला खिड़की से और उन पाँव का पीछा करता हुआ उस नहर के ऊपर जाके खड़ा हो गया। अब वो जो भी था उस नहर को क्रॉस करके गया था, नहर के अंदर से गया था, पाँव के निशान नहर तक जा रहे थे। अब वो समझ गया नहर की दूसरी साइड पे मुझे जाने के लिए बहुत लंबा एक घूम के आना पड़ेगा, तब ही मैं दूसरा देख सकता हूँ ये निशान कहाँ जा रहे हैं। उसने ऐसे ही किया, लंबा चक्कर काट के आया। और हाँ सॉरी, एक बात मैं भूल गया, जैसे ही उसने अपने वहाँ पे दोस्त को देखा, उसकी ये हालत देखी, तो फौरी तौर पे उसने वहाँ पे पुलिस को कॉल की और उनको सारी सूरत हाल बताई, अपना तारुफ कराया, ये मेरा नाम है, ऐसे ऐसे मुझे कॉल आई और जब मैं पहुँचा हूँ तो ये सूरत हाल है, आप लोग यहाँ पे जल्दी से पहुँचिए। और कॉल करने के बाद दोस्त को उसने वहीं पे रखा और वहीं पे भाभी को उसने आवाज़ें देनी शुरू की, तो तभी उसको पाँव नजर आए थे, जिसका पीछा करते हुए वो नहर का लंबा सफ़र करके आके खड़ा हुआ। तो उसी वक्त उसको पुलिस की गाड़ी आती हुई दिखाई दी, क्योंकि वो जो पाँव के निशान परली साइड पे नहर के अंदर जा रहे थे, इस साइड से नहर से निकलने के बाद वो गीले पाँव दूसरी तरफ जा रहे थे। जो रास्ता था पुराना कब्रिस्तान, बहुत पुराना कदीमी कोई कब्रिस्तान, जिसके करीब ही खड़े होकर उसको अंदाज़ा हो गया बहुत ही टूटी फूटी पुराने दौर की कब्रें बनी हुई थी। वो जो भी था जब पानी के अंदर घुसा था और उसके बाहर निकला था तो उसके पाँव जो गीले थे उसके निशान पड़ते जा रहे थे। अब शायद पानी के अंदर जाने की वजह से खून तो उसके पाँव के नीचे से धुल चुका था, लेकिन गीले पाँव रखता हुआ वो शायद उस तरफ गया था, तो नहर की दूसरी तरफ गीले पाँव के निशान थे। जब उसने देखा पुलिस की गाड़ी आई है तो तेज़ी से वापस रास्ता काट के आया और उनको मिल के कहा, मैंने ही आपको फ़ोन किया है, अंदर ये सूरत हाल है, लेकिन इससे भी पहले मुझे आपकी मदद चाहिए। वो जो भी है जिसने ये किया है सारा कुछ, उसके खूनों के निशान इस तरह खिड़की से बाहर आए हैं और उसके बाद नहर तक आए हैं। मैं घूम के परली साइड पे भी गया हूँ तो वो निशान जो गीले थे नहर की वजह से अब वो कब्रिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। मुझे डर लगता है, मैं कब्रिस्तान अकेला नहीं जा सका, आप मेरे साथ चलिए या अपने पुलिस वाले मेरे साथ दिए, हम कब्रिस्तान में उसका पीछा करते हैं जिसने मारा है मेरे दोस्त को। पुलिस वाले समझ गए कि बाकी कार्रवाई हम बाद में कर सकते हैं, कहीं वो भाग ना जाए जिसने ये जुर्म किया है, तो उसको जाके पकड़ते हैं। फौरी तौर पे वो दूसरी साइड पे गए और गीले निशानों का पीछा करते हुए वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गए। वहीं पे पुलिस वालों के पास जो टॉर्च थी, टॉर्च की रोशनी में इर्द गिर्द ढूंढ रहे थे, कहीं पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था सिवाय इसके कि वो जो गीले निशान थे अंदर कुछ फासले तक तो नज़र आए थे, उसके बाद अंदर गायब हो गए थे। शायद हुआ ये था कि कब्रिस्तान की जो मिट्टी थी बहुत पुरानी थी, खुरदरी सी थी, वो जब गीले पाँव जो भी था उस मिट्टी पे जब रखता रहा था तो उसके पाँव खुश्क होते गए, क्योंकि जब वो पाँव का पीछा कर रहे थे तो कुछ देर तक तो उनको पाँव नज़र आते गए, लेकिन एहसास भी साथ साथ होता रहा पाँव अब उसके खुश्क होते जा रहे थे खुश्क मिट्टी पर रखने की वजह से, और एक जगह पे पाँव ख़त्म ही हो गए थे। लेकिन वो ढूंढते रहे। वहीं पे एक पुलिस वाले की आवाज़ आई, सर वो देखें वो कौन है। उस तरफ टॉर्च मार के देखा गया था तो सना भाभी वहीं ज़मीन पे बेहोश पड़ी हुई थी। सफ़ीर भागा, जाते ही उसने सना भाभी को पहले देखा और फ़ौरन उनके मुंह पे थपकी दी, उनको जगाने की कोशिश की, लेकिन एहसास हुआ बुरी तरह से वो बेहोश हो चुकी हैं। और जब उसकी निगाह उसके पाँव की तरफ पड़ी तो अंदाज़ा हुआ वो पाँव किसी और के नहीं, वो खून आलूद सना भाभी के ही पाँव थे। वही थीं जो खिड़की के रास्ते बाहर आई थीं, इस नहर से गुजार के आई थीं, और बेचारी के साथ क्या हुआ था, जो लेके आया था खुद से आई थीं, क्या गुजरी थी उनके ऊपर कि वो यहाँ गिरी थीं और बेहोश हो गई थी। फौरन पुलिस की गाड़ी आगे बुलवाई गई, उनको अंदर एहतियात से बेहोशी के आलम में गाड़ी के अंदर रखा गया और उसके बाद गाड़ी सीधी अस्पताल पहुंची। उनको अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। पीछे जो कार्रवाई थी, सफ़ीर उनके साथ है और सारी उन्होंने कार्रवाई की। फौरी तौर पे रात को ही कोशिश की गई कि उनके वालिदैन तक इत्तला पहुंचा दी जाए, और ऐसा ही किया गया। जब उनके वालिदैन से रब्ता हुआ तो उसका बड़ा भाई इकराम, उसके वालिद और वालदा अगले दिन ही सुबह सुबह अकबर के घर पहुंच गए। वो लख्ते जिगर जो अपनी ज़िद के आगे
माँ बाप को भी मजबूर कर गया था। माँ बाप जो उसके लिए ऑलरेडी अपने गांव में ही किसी रिश्ते को पसंद कर चुके थे, लेकिन उसकी उस जिद को देख के हार मान गए थे और सना से उसकी शादी करा दी थी। आज अभी कुछ टाइम ही तो हुआ था, कुछ दिन ही तो गुजरे थे शादी को हुए कि अब अकबर इस दुनिया में नहीं रहा था। बाप की बहुत बुरी हालत थी और माँ की भी उससे ज़्यादा बुरी हालत। उसका बड़ा भाई इकराम रो ज़रूर रहा था, दुखी ज़रूर था, लेकिन इतना होश में था कि अकबर उसके साथ जो आगे इंतज़ामात करने थे वो उसके साथ डिस्कस कर रहा था। दूसरी तरफ अस्पताल में मुसलसल कोशिश हो रही थी कि सना भाभी को होश आ जाए और उनसे सूरत हाल पूछी जा सके कि ये सारी सूरत हाल क्या है, कैसे ये वाकया हुआ, कैसा हुआ, क्या कुछ हुआ, कौन आया, क्या। वो बेचैन थे और डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे कि सना होश में आ जाए। दूसरी तरफ जो इस दुनिया को छोड़ जाते हैं, आखिरी सफ़र की तरफ रवाना होते हैं, सफ़र आखरत की तरफ जाते हैं, तो उनको एक रसूम के तहत नहलाना, कफन पहलाना, नमाज जनाजा और उसके बाद सुपुर्द खाक कर दिया जाता है, कब्र के अंदर लिटा दिया जाता है। अकबर जो इस दुनिया से जा चुका था, अब उसकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही थी। उसका भाई अकरम और सफ़ीर मिल के ये सब काम कर रहे थे। वहाँ अस्पताल के बाहर 2 पुलिस वालों की भी ड्यूटी लगा दी थी कि कोई आके इनको नुकसान ना पहुँचा सके, क्योंकि सना भाई ही थी जिन्होंने आंखों से सब कुछ देखा था, तो उनकी ज़िंदगी का होश में आना बहुत ज़रूरी था। होश में आके वो बताती हैं असल में हुआ क्या था। जब सुपुर्द खाक अकबर को कर दिया गया तो बाप अभी तक संभल ना सका, माँ भी उसी तरह गमगीदा और अजीब सी थी। अकरम चुप था, उसका बड़ा भाई, कि क्या, कैसे, कितनी जल्दी हो गया कि एकदम से वो हम सबको छोड़ के चला गया। जब सुपुर्द खाक कर दिया गया तो अब उसकी एक बीवी थी जो माँ बाप नहीं चाहते थे यहाँ पे शादी हो, अपनी एक पसंद की करना चाहते थे, लेकिन अब वो उनकी बहू थी। तो फौरी तौर पे अकबर का बाप, उसका बड़ा भाई अकरम और उसकी माँ अस्पताल पहुँचे कि हमारी बहू को, भाभी, अकरम की वो भाभी थी, होश आए तो हम पूछें हमारे भाई के साथ क्या हुआ है। वो सारा दिन भी गुजर गया, सना को होश ना आ सका, यहाँ तक कि अगला दिन भी बेहोशी की हालत में गुजर गया। तो डॉक्टर ने कहा इसकी सीरियस हालत है, बस दुआ करें कि हम इसको इस कंडीशन से निकाल सकें, वरना इसकी ज़िंदगी को बहुत ख़तरा है। तो वहीं पे अकबर की माँ, उसका बाप और उसका भाई मुसलसल दुआ कर रहे थे और इंतज़ार में थे कि सना को होश आ जाए। सफ़ीर जो पहले बहुत छुट्टियां कर चुका था, अब उसके ऊपर एक ऐसी कयामत ढाई गई थी कि उसका दोस्त इस तरह दुनिया को अचानक छोड़ के चला गया था। वो आखिरी फ़ोन उसी को ही आया था कि मुझे बचा लो, और वो नहीं समझ सका था वो क्या कह रहा है, मुझे कौन मार रहा है, क्या कर रहा है, वो इस जुमले को समझ नहीं सका था। फ़ोन अजीब से अंदाज में जैसे किसी ने छीन लिया था उसके हाथ में, क्योंकि अब वो बैठा सोच रहा था कि वो कह रहा था मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, सफ़ीर मुझे बचा लो, वो मुझे मार देंगे। जुमला यहाँ तक सुना, गे गा गी, उसका आगे नहीं सुन सका क्योंकि फ़ोन किसी ने उससे छीन लिया था। जब उसने इतनी लाइन बोली थी, वो मुझे मार, बस उसके बाद फ़ोन छीन लिया गया था। कौन था उस वक्त उसके पास जिसने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया था? वो ये सोचता रहा, रात सारी वो सो ना सका, अस्पताल में ही रहा। अगले दिन, दूसरा दिन भी उसी तरह गुजर गया, भाभी को होश ना आ सका। शाम के टाइम वो कभी कभी, उसका एक दोस्त था, उसके थाने उसके पास जाके वो चक्कर लगाता था। उस शाम भी उसने कहा मुझे आज उसकी तरफ चक्कर लगाना चाहिए, मैं उससे जाकर ज़रा डिस्कस तो करूँ ये सारा मामला क्या हुआ है। जहाँ पे उसने कॉल की थी वो पुलिस अपनी कार्रवाई करने में लगी हुई थी, लेकिन वो दोस्त के साथ, पुलिस वाला था वो भी, उसके साथ वो डिस्कस करना चाहता था। वो जब रात को उसके बाद पहुँचा तो उस वक्त अपने ऑफिस में, थाने में बैठा हुआ था और फ्री था। सलाम दुआ के बाद उसने उसको सारा वाकया बताया और सारा कुछ कहा, ये हुआ है, मैं तुमसे मशवरा करने आया हूँ, क्या लगता है तुम्हें ये क्या हुआ है? उसने कहा है जब तक सना को होश नहीं आता कुछ भी कहना वक्त से पहले होगा। सना होश आ जाए उसके बाद हम देख सकते हैं क्या हुआ है क्या नहीं। उम्मीद है कल तक सना को होश आ जाएगा और सना के बयान के बाद ही हम राय कायम कर सकेंगे कि असल में क्या हुआ है।
तो इस तरह कुछ देर और बातें होती रहीं। तो सफ़ीर ने कहा मैं इजाज़त चाहूँगा, मुझे अस्पताल जाना है। तो उसने कहा यार अगर तुम अस्पताल चल रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं भी उनको ज़रा देख लूँगा। उसने कहा हाँ हाँ तुम आना चाहते हो तो आ जाओ। फराज भी उसके साथ सफ़ीर के साथ गाड़ी में बैठ गया। वो दोनों अस्पताल पहुंचे और सीधे उसी रूम में गए जहां पे सना भाभी बेहोश थी। अंदर कमरे में दोनों दाखिल हुए। पहले इकराम बाहर मिला, पूछा क्या सूरत हाल है। फराज ने पूछा, उसको वर्दी में देख चुका था तो उसने तारुफ कराया सफ़ीर ने, ये मेरा दोस्त है फराज, थाने में है, क्या पोजीशन है। तो उसने कहा अभी तक वो बेहोश हैं, उनको होश नहीं है, डॉक्टर कहते हैं अभी तक हम इंतज़ार कर रहे हैं कि होश में आ जाएं। चले हम भाभी को एक दफ़ा ज़रा देख लें। ये कह के वो दोनों अंदर बढ़े और अंदर जैसे ही गए तो वो बेहोशी के आलम में लेटी हुई थी बिस्तर पे। लेकिन सना भाभी को देखते ही फराज के चेहरे के तासुरात इतने बदल गए कि एकदम सफ़ीर को भी लगा कि इसको क्या हुआ है। तो उसने फराज की तरफ देख के इशारा किया कि क्या हुआ है। तो उसने यूं इशारा किया कि चुप, जल्दी से बाहर आओ। सफ़ीर भी परेशान हो गया कि ये क्या हुआ है इसको। उसको हाथ से पकड़ के बाहर ले आया और वो बिल्कुल ऐसी साइड पे ले गया जहाँ पे रश कम था और कोई उसकी आवाज़ अस्पताल में ना सुन सके। उसने कहा क्या हुआ है। उसने कहा सफ़ीर ये लड़की कौन है, ये वही है जिसका तुम मुझे लेके आए हो, अकबर की बीवी सना। उसने कहा हाँ। उसने कहा सफ़ीर मुझे इस लड़की की काफ़ी अरसे से तलाश थी। क्या मतलब। सफ़ीर ने कहा, उसने कहा ये पहला केस नहीं है, ऐसे 2 केस और भी हो चुके हैं। यही लड़की जिसकी तस्वीरें मैं देख चुका हूं अपने शोहर के साथ, जो शादी के पहले दिन बनाई गई थी, उसमें ये लड़की मौजूद है और उसके बाद उस बंदे का कत्ल हुआ और लड़की ये वहां से गायब हो गई। ये तीसरा वाकया हो रहा है जिसमें वही लड़की है जिसको मैंने सामने देख लिया है, जो पहले मैंने तस्वीरों में देखी है, जिनके शोहरों को मारा गया है। उसने कहा मैं समझा नहीं हूं, तुमने मुझे उलझा दिया, ये क्या कह रहे हो। उसने कहा मुझे ये बताओ इस लड़की का बैकग्राउंड क्या है। सफ़ीर बोला मुझे इतना पता है क्योंकि जल्दी से एक शादी हुई थी, जब मेरा दोस्त अकबर इससे मिला था तो वो इसको दिल दे बैठा था और उसके जब हम घर गए थे और वहाँ पे बात हुई थी तो इसको चचा ने पाला था। इसके माँ बाप शायद बचपन में फौत हो गए थे, माँ इसको छोड़ गई थी, बाप इसका मर गया था, तो ये चचा के पास थी, इसको चचा ने पाला था, इसकी तालीम और तरबियत। ये बहुत ही नेक, बहुत ही फर्माबरदार, बहुत ही खिदमत गुजार थी। इसका चचा भी बहुत अच्छा था, फ़लाँ फ़लाँ इलाके में इसका चचा रहता है, वहीं पे ही अपने चचा के साथ रहती थी। जब हम लोग रिश्ते के लिए गए थे, पहले बात की, बाद में अकबर ने अपने माँ बाप को कहना था, और जब मैं और अकबर इनके यहाँ गए थे चचा के यहाँ रिश्ते के लिए बात करने, तो वो मान गया था कि हाँ आप अपने वालिदैन को भेजें। और घर का सलीका, अदब व एहतराम सारा कुछ देखने से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि बहुत ही अच्छी फैमिली है। मोहल्ले वालों से भी पूछा था, सब ने कहा था बहुत नेक लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हमने मोहल्ले वालों से नहीं पूछा था। फराज सोचना शुरू हो गया कि अगर ऐसी बात है तो फिर दोनों केसेस में ऐसा क्यों हो रहा है कि बंदा मर जाता है और वहीं पे यही लड़की फरार हो जाती है। पहला ही दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो बेहोशी की हालत में मिल गई है और तुम लोग उसको अस्पताल ले आए हो, वरना तो ये गायब हो जाती है, नज़र ही नहीं होती। और पहली जो 2 शादियां हुई हैं उनके बीच में तकरीबन कोई 2 महीने का फ़र्क है। एक शादी हुई, वो बंदा मरा, 2 महीने बाद फिर से शादी हुई, वो बंदा मरा, और ये तकरीबन अब कोई 3-4 महीने के गैप के बाद उसने तीसरी शादी की और इसमें भी सेम सूरत हाल है कि बंदा मर गया है। कहानी को देखना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। वो दोनों बातें करते हुए बाहर निकल आए। वहीं पे फराज ने कहा तुमने कभी अभी कहीं जाना है या तुम फ्री हो। उसने कहा हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ। उसने कहा मैं एक छोटा सा काम जा रहा हूँ, आओ मेरे साथ चलो, रात को मेरी तरफ ही बैठो, हम इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा यूँ समझो दोस्त का मामला है, तो अब मेरे लिए एक सीरियस केस है, इसको मैंने हल करना है। वो दोनों चलते हुए गाड़ी में बैठे और बातें करते हुए रवाना हो गए। वो एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पे अंदाजा हुआ ये किसी बुजुर्ग का डेरा सा था। फराज ने कहा आ जाओ। उसने कहा यार तुम हो आओ, मेरा तो कोई काम नहीं। उसने कहा यार हाजिरी दे देना, कि एक बहुत अच्छी दरबार है, मैं भी अक्सर यहाँ पे हाजिरी देने के लिए आता हूँ, बाकी छोटा सा काम है, चलते हैं।
वो भी उसके साथ गाड़ी से उतरा और वो दोनों अंदर दाखिल हुए। अंदर एक ऐसा एटमॉस्फेयर था, ऐसा माहौल था कि वो भी इम्प्रेस हुआ। सफ़ीर, ऐसे लगता था यहाँ पे इबादत की जाती है और लोग आते हैं, चक्कर लगाते हैं, मकसद ज़्यादातर इबादत ही होती है। वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग बैठे थे। शक्ल से ही लगता था कि कोई नेक हस्ती हैं, कोई अल्लाह के नेक वली हैं। फराज ने आदाब बजा लाया, दुआ सलाम के बाद उन्होंने पूछा कैसे। उन्हें कहा वो काम था, उसका कोई काम था, उस सिलसिले में उसने बताया फराज ने कि मैं वो हाज़िर हुआ था। तो उन्होंने कहा ये साथ कौन है? तो उन्होंने कहा ये जी मेरा दोस्त है, इनका अभी ताज़ा कोई मसला हुआ है, उसकी मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। उन बुज़ुर्गों ने वैसे पूछा खैरियत, क्या मसला हुआ है? तो फराज ने सफ़ीर की तरफ देखा इस अंदाज में जैसे कह रहा हो कि तुम बताओ खुद से क्या मसला हुआ है। तो सफ़ीर ने जल्दी से थोड़ा सा हाल अहवाल बता दिया कि ये हुआ है। तो बुज़ुर्ग कुछ सोच में पड़ गया और उसको कहते हैं बेटा अगर नाराज़ ना हो मैं एक बात कहूँ। उन्होंने कहा बोलें। उन्होंने कहा ये मुझे मामला कुछ और लगता है, मेरा इल्म कहता है मामला जो तुम लोग समझ रहे हो वैसा नहीं है, कुछ और है। फराज बोला बाबा जी कहना क्या चाह रहे हैं? कहने का बेटा अगर मुझे उस लड़की की इंफॉर्मेशन सारी जो मुझे डिटेल चाहिए, तस्वीर भी, अगर वो तुम मुझे प्रोवाइड करो तो मैं तुम्हें उस लड़की के बारे में तफसील से बता सकता हूँ। अब वो दोनों थोड़ा चौंक गए थे क्योंकि बुजुर्ग ने कुछ ऐसी बात कह दी थी कि वो भी थोड़े से हिल से गए थे। बुजुर्ग ने कहा ऐसा हो सकता है क्या? अभी तो मुझे उसकी जो डिटेल मैं चाह रहा हूँ मुझे प्रोवाइड करो, मुझे उसकी तस्वीर चाहिए, नाम, वालदा का नाम। उसने सफ़ीर की तरफ देखा, हाँ मिल सकती है। सफ़ीर ने कहा हाँ मिल सकती है, शादी की तस्वीरें हैं। वो दोनों उसी तरीके उठे और घर पहुंचे और जल्दी के साथ कुछ तस्वीरें लेके वापस उसी बाबा जी के पास पहुंचे। गए किसी और काम से थे और अब मामला किसी और तरफ चल पड़ा था। बाबा जी ने उनसे तस्वीर ले ली। उन्होंने कहा आज रात का मुझे टाइम दे दें, सुबह मैं इंशाल्लाह आपको खुद ही कॉल करके बताऊंगा। दोनों ने इजाज़त ली और वहाँ से रवाना हो गए। रात को बैठे रहे, इस केस को हल करने की कोशिश करते रहे, इस केस के बारे में जितना सोच सकते थे उतना सोचते रहे, यहाँ तक कि फराज के घर बैठे हुए थे तो सफ़ीर ने उसे इजाज़त ली फराज से कि मुझे इजाज़त दो, कल इंशाल्लाह मिलते हैं, रात काफ़ी। उसने कहा रात यहीं सो जाओ। उसने कहा नहीं, घर ही नींद आएगी, सुबह मिलते हैं। और यूं सफ़ीर उसे इजाज़त लेके अपने घर की तरफ रवाना हो गया। सफ़ीर अपने घर पहुंचा और जाते ही बिस्तर में लेटते ही उसको नींद आ गई क्योंकि बहुत थक चुका था। अभी उसको सोए हुए कुछ देर ही हुई थी कि फ़ोन की घंटी की वजह से उसकी आंख खुल गई। उसको ऐसा लगा कि अभी तो सोया था, इतनी जल्दी किसका फ़ोन आ गया। लेकिन साथ ही जब उसने आंख खोली तो अंदाज़ा हुआ सुबह हो चुकी है। उसने रिसीवर उठाया, कान के साथ लगाया तो दूसरी तरफ से उसका पुलिस वाला दोस्त फराज बोल रहा था। उसने कहा खैर है इतनी सुबह सुबह? उसने कहा कहाँ पे हो? उसने कहा घर पे, यकीनन सी बात है सो रहा था। उसने कहा फ़ौरन मेरी तरफ आ सकते हो? कोई ख़ास बात? उसने कहा हाँ बहुत ही ख़ास, फ़ौरन मेरी तरफ आ जाओ, नाश्ता इकट्ठे करते हैं। सफ़ीर जल्दी से उठा और रवाना होके दोस्त फराज के घर पहुंचा। वो उसका ही मुंतज़िर था। वो जैसे ही दाखिल हुआ तो उसने कहा सुबह ही सुबह मैं भी तुम्हारी तरह जल्दी इसलिए जागा हूं कि मुझे रात जिस बुजुर्ग हस्ती के पास हम गए थे उनका शाहजी का फ़ोन आ गया था। क्या फ़ोन आया? सफ़ीर पूछा। उन्होंने कहा ये तुम्हें सुन के हैरत होगी, तुम्हारी जो भाभी हैं सना भाभी, वो आधी इंसान हैं और आधी चुड़ैल, ये कहना है उन शाहजी का। एकदम से सफ़ीर भी चौंक सा गया, ये तुम क्या कह रहे हो? उसने कहा हाँ उन्होंने मुझे यही बताया है, वो असल में कोई इंसान नहीं है, आधी इंसान है आधी चुड़ैल है। इस लड़की का उन्होंने तफसील से पढ़ाई करके चेक कर लिया है। सना का जो बाप था वो इंसान था, लेकिन जो उसकी मां थी वो चुड़ैल थी। सना की मां को सना का बाप जो इंसान था बहुत पसंद आ गया था, वो उस पर आशिक हो गई थी और वो इंसानों के रूप में उससे मिलती रही। चुड़ैलों के ऊपर मैं आपको पहले बता चुका हूं, दो चुड़ैलें होती हैं, एक वो
जो जिनात में से होती हैं, एक वो जो अमल करके अमलियात के ज़रिए ताकत हासिल कर लेते हैं, वो चुड़ैल। तो उसने कहा, उसने ऐसा असर किया कि वो इंसान भी उस पर आशिक हो गया और फ़ौरन से पहले उसने इस्लामी तरीके से उससे शादी कर ली। जब वो दोनों मियाँ बीवी बन गए तब उसको अंदाज़ा हुआ कि वो इस वक्त जिस रूप में है वो इंसान के रूप में है वो इंसान ही, लेकिन वो ताकत, वो शक्ति रखती है वो चुड़ैल वाली। इसके बावजूद कि सना का बाप ये जान चुका था कि वो इंसान नहीं चुड़ैल है, लेकिन उसकी मोहब्बत में, उसके जादू की वजह से इतना सहर में मुब्तला था कि उसने उसको कबूल कर लिया। और यूं वो इकट्ठे ना सिर्फ ज़िंदगी गुजारते रहे, बल्कि उसी के बाद उनके यहाँ सना पैदा हुई, जो बाप की तरफ से आधी इंसान थी, माँ की तरफ से आधी चुड़ैल थी। अब बाप अपनी बेटी सना से बहुत प्यार करता था और ना सिर्फ अपनी बीवी से प्यार करता था बल्कि अपनी बेटी पे भी जान निछावर करता था। अपने भाइयों के पास भी, अपने भाइयों के भी जब घर जाता तो अपनी बेटी को इतना प्यार करता उनके सामने भी, और उनको कहता, मेरा कीमती ख़जाना, मेरी कुल कायनात मेरी ये बेटी है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो अक्सर कहता, अगर ज़िंदगी में मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बेटी का ख्याल रखना। उन्हीं दिनों रब की तरफ से ऐसा करना हुआ। अभी ये छोटी ही थी कि इसके वालिद का इंतकाल हो गया। जब इसका वालिद का इंतकाल हुआ तो वहीं पे ही उन्हीं दिनों में किसी ने चिल्ला काटा इस तरह का, इस चुड़ैल को कैद करने का, जो सना की माँ थी। सना की माँ पहले ही दुखी थी, उसका शौहर मर चुका था, सना का बाप मर चुका था। वो उन्हीं दिनों में इतनी दुखी थी कि हर तरफ से उसका दिल टूट चुका था। उसने अपने आप को कमरे में कैद सा कर लिया था, हर वक्त सिर्फ बेटी की ही देखभाल कर रही थी कि उन्हीं दिनों में जो एक चिल्ला किया जा रहा था उसको काबू करने का, वो बेखबर हो गई उससे। वो ताकत, वो शक्ति, वो जो उसके अंदर थी वो उससे जान सकती थी, लेकिन वो हर चीज़ से दूर होकर बैठी थी, दुखी थी, उदास थी, इसलिए उसका किसी तरफ भी ध्यान नहीं गया। और यूं वो चिल्ले करने वाला चिल्ले में न सिर्फ कामयाब हो गया बल्कि उसने सना की माँ को कैद भी कर लिया। अब वो उसकी कैद में थी। जिसने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ था, नाता तोड़ा हुआ था, उस नाता तोड़ने की वजह से वो जादू के असर में चली गई और चिल्ले वाले ने उसको कैद कर लिया। वहां पे वो जब छोटी मासूम सना घर में अकेली रह गई और उसके चचा वहां पे आए तो उन्होंने देखा बाप भी जा चुका है और मां भी सना को छोड़ के जा चुकी है। तो उन्होंने उसके सर पे हाथ रखा और उसके बाद सना को अपने घर ले गए और उसके बाद उसको पालते रहे। लेकिन वो इस बात से अभी तक लाखबर हैं कि सना आधी इंसान और आधी चुड़ैल है। जब सना बड़ी हुई, सना हमेशा खिदमतगार रही, सना हमेशा बहुत ही अच्छी रही, फर्मा बरदार रही, लेकिन बाहर क्या कुछ करती थी वो उसके चचा को भी पता नहीं था। उसके चचा ने उसकी पहली जब शादी की, उसको जहेज दिया, उसको सारा कुछ दिया, तब तक वो नहीं जानते थे कि सना जिसके साथ ब्याह के जा रही है उसके साथ क्या करेगी। ऐसा ही हुआ, उन्होंने तो उसको रुखसत कर दिया, लेकिन वो रिश्ता करीब का नहीं, दूर दराज का था। दूर दराज से रिश्ता आया था। सना के लिए जो भी करीब का रिश्ता आता सना इनकार कर देती थी। जब एक दूर का रिश्ता आया तो सना ने हाँ कर दी। इस पर चचा भी अजीब से थे कि ये रिश्ता इतना दूर है, कौन मिलने जाएगा, बेटी कैसे मेरे पास आओगी, लेकिन सना ने हाँ कर दी। और वहाँ पे भी पहली ही रात उसने अपनी उस जवानी में जो उसके अंदर आतिश जमा हो गया था, वो खून पीना जो माँ की तरफ से उसके अंदर था, जिससे उसको ताकत मिलती थी, जैसे हुई जवान हुई उसको एहसास हो गया था अब उसके अंदर ताकत आनी शुरू हो गई और उसकी ताकत तब ही बढ़ेगी, शक्ति तब ही बढ़ेगी, कमज़ोरी तब ही ख़त्म होगी जब वो किसी इंसान का ताज़ा खून पिएगी। तब उसने फैसला कर लिया था, जो पहला शोहर है, दूर दराज का रिश्ता है, उसने उसको सेलेक्ट कर लिया था। देखते ही फैसला कर लिया था कि मुझे ये बंदा रास आएगा। और ऐसा ही हुआ। उसकी सुहाग रात को ही ना सिर्फ इसने उसको मार दिया बल्कि उसका सारा खून भी पी गई और उसके बाद वहां से गायब हो गई। ये केस मेरे पास आया, केस फिर फराज के पास आया और फराज ने तस्वीरों में जिस दुल्हन लड़की को मेकअप के अंदर खूबसूरत बने हुए देखा था वो कोई और नहीं, सना थी। लेकिन सना का कोई अता पता नहीं था। वहां से उसने अपने शौहर को मारने के बाद वापस आई और अपने चचा को रो धो के एक ऐसी
कहानी सुना दी जिससे वो बेचारा शरीफ इंसान मुतमईन हो गया और उसने खामोशी इख्तियार कर ली। दूसरा, फिर एक रिश्ता आया जो सादगी के साथ, सना ने खुद ही आके चाचा को बताया कि ये मेरे लिए रिश्ता आया है और सादगी से आप मुझे सादगी से ब्याह दें। और चाचा ने सादगी से ब्याह दिया, कोई जहेज ये वो कुछ नहीं था। और उस लड़के को खुद ही सना ने मोहब्बत के जाल में फंसाया था और लड़का कायल हो गया था कि मुझे कोई जहेज कुछ भी नहीं चाहिए। और ऐसे ही हुआ, सना की शादी हो गई और वहाँ पे भी उसने अपने शौहर को खून पी के मार दिया। ये भी एक दूर दराज का रिश्ता था। उसने खून पी के जब उसको मार दिया तो फिर वहाँ से गायब हो गई और कुछ दिन तक चचा के पास नहीं आई। उसने 3 महीने का टाइम पीरियड गुजारा और 3 महीने बाद आके चचा को कहा कि मैं बदनसीब हूँ, मेरा दूसरा शौहर भी मर गया है। चाचा को इस दफ़ा शक हुआ, लेकिन फिर भी उसने रो धो के, क्योंकि एक बहुत नेक, शरीफ और खिदमत गुजार लड़की थी, उसने चाचा को यकीन करा ही दिया। और जब तुम लोग यानी कि सफ़ीर और अकबर रिश्ता लेके गए थे तो चाचा सोच विचार में पड़ गया था। तो वो तभी सफ़ीर को याद आ गया, जो वो कहानी उससे सुन रहा था, जो शाहजी ने बताई थी कि हाँ, हम जब रिश्ता करने के लिए गए थे, मांगने के लिए, पहली दफ़ा पूछने के लिए जी भी राज़ी होंगे तो अकबर अपने माँ बाप को बुलाएगा। तो उसका बाप सोच में पड़ गया था। उसका जो चचा था वही उस वक्त उसका बाप था। तो सफ़ीर भी हैरान हुआ था, इतना अच्छा रिश्ता जो पीछे से ख़ानदानी, अमीर कबीर चौधरी, ज़मीनें, सारा कुछ, यहाँ पे भी अपनी हवेली और अयाशी उस लड़की को मिलेगी और ये इतने अमीर लोग भी नहीं है। तो वो भी सोच रहा है, इतनी देर टाइम ले रहा है। अब उसको एहसास हुआ तो वो टाइम क्यों ले रहा था, वो क्यों सोच रहा था। शायद उससे पहले उसके सामने जो 2 शादियों के वाक़यात हुए थे वो उनको सोच रहा था। तो उसके बाद ये तीसरी शादी अकबर के साथ हुई थी और वहाँ पे भी उसने हुआ। तो वहीं पे उन्होंने पीर साहब से, पीर साहब ये बात फराज पुलिस वाले को कहानी सुना रहे थे तो उसने वहाँ से सवाल किया, तो हजूर मेरा आपसे सवाल ये है, फिर वो कब्रिस्तान में जाके बेहोश क्यों हो गई थी? तो उसने कहा, अकबर को लेके इस सवाल के जवाब के लिए मेरे पास आ जाओ। तो अकबर, मैंने तुम्हें इसलिए अकबर कह रहा हूँ, सॉरी, सफ़ीर को लेके भी, जो लड़का तुम्हारे साथ कल तुम्हारा दोस्त आया था, उसको लेके फ़ौरन मेरे पास तुम दोनों पहुँचो। तो फिर पुलिस वाले ने कहा, सफ़ीर तुम्हें इसलिए बुलाया है, जल्दी से नाश्ता करो, हमें उस बुज़ुर्ग शाहजी के पास जाना है। वो इस सवाल का जवाब देंगे कि वो अस्पताल में, वो कब्रिस्तान में बेहोश क्यों हुई थी। दोनों ने जल्दी से नाश्ता किया, चाय पी, रवाना हुए, उन बुज़ुर्ग की खिदमत में सलाम पेश किया और कहा, हुजूर हम सवाल का जवाब लेने आए हैं, अगर वो आधी जिन और आधी चुड़ैल है, वो चुड़ैल की बेटी है, तो वो कब्रिस्तान में बेहोश क्यों हुई? उस बुज़ुर्ग ने कहा, वो काफ़ी कमज़ोरी महसूस कर रही थी। 2 वो इंसानों के खून पी चुकी थी, अब उसको एक और खून की ज़रूरत थी, लेकिन अब वक्फा बढ़ चुका था। उसके अंदर जो ताकत, शक्ति आनी थी वो आहिस्ता आहिस्ता आ भी रही थी और काफ़ी हद तक आ भी गई थी। 1-2 दफ़ा बस सिर्फ उसने और खून पीना था और उसके बाद उसको पूरी शक्ति मिल जाती। लेकिन क्योंकि इस दफ़ा भी हुआ ये कि जब वो ऐसा कर रही थी, उसके शौहर को पता लगा तो उसने अपने दोस्त सफ़ीर को फ़ोन कर दिया और ये तेज़ी से भाग भी पड़ा। तो उस वक्त उसको जो मारना पड़ा और वो जो उसने खून पिया, वो सब कुछ इतना जल्दी में किया। पहले दोनों केस में पूरी रात उसके पास थी, वो आराम से वहाँ पे रही और खून पीती रही। इस दफ़ा ये सब कुछ इतना जल्दी में हुआ, इतनी देर में वो फ़ोन मिला चुका था अपने दोस्त को और उसको पता लग गया कि उसका दोस्त आता ही होगा, तो वो जल्दी में थी। उसने खून तो पिया था लेकिन भरपूर अंदाज में नहीं पी सका, वो अपनी प्यास को बुझा नहीं सकी, इसलिए उसकी अधूरी ख्वाहिश पूरी हुई। अभी उसकी प्यास भड़क रही थी खून की और अभी पी ही रही थी कि बाहर से तुमने आके दरवाज़ा खटखटाया। जब तुम अपने अकबर दोस्त के घर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया, अकबर दरवाज़ा खोलो, तो ये अंदर मौजूद थी। और जैसे ही तुम दूसरी तरफ से जाने के लिए मुड़े वहाँ से, तो ये तेज़ी से बाहर भागी और उसके बाद नहर के अंदर गई और नहर से बाहर निकल के जब आगे गई तो उसको चक्कर से आए, कमज़ोरी की वजह से ये बेहोश हो गई। वहीं पे पुलिस वाले ने सवाल पूछा, हजूर तो फिर इसको क्या मारना उसी तरह ही होगा जिस तरह इंसान को मारा जाता है? उसने कहा नहीं, इसलिए ही मैंने तुम्हें दोनों को बुलाया है कि इसको ख़त्म कैसे करना है, और ये राज तुम दोनों तक ही रहेगा कि ये इंसान नहीं, चुड़ैल की बेटी है। इसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि तुम्हें 3 दिन का बैठ के किसी भी इंसान को एक चिल्ला करना पड़ेगा और कब्रिस्तान के अंदर बैठ के चिल्ला करना होगा। उस चिल्ले से ये होगा, इसकी ताकत, इसकी शक्ति कमज़ोर पड़ जाएगी और उसके बाद इसको मारना बहुत आसान होगा, इसको गला दबा के मारा जाएगा। अगर अभी तुम इसको मारने की कोशिश करोगे तो इसको नहीं मार सकोगे। अगर तुम अब चाहते हो ये मजीद किसी को नुकसान ना पहुंचाए तो तुम्हें चिल्ला करके इसको 3 दिन का चिल्ला लाजमी मारना पड़ेगा। रहेगी मेरी बात, मैं मुसलसल पहले से एक चिल्ला कर रहा हूं,
उसी चिल्ले में मसरूफ़ हूँ, इसलिए मैं चिल्ला नहीं कर सकता। जल्दी से किसी बंदे का बंदोबस्त करो जो ये चिल्ला कर सके। तो वहीं पे सफ़ीर ने कहा, मेरा दोस्त इस दुनिया से गया है तो मैं अपने दोस्त के लिए कुर्बानी दूंगा, बेशक मुझे कब्रिस्तान से डर लगता है, मैं ये चिल्ला करूंगा। तो वहीं पे ही उस बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, तुम्हें यह करना होगा। उसने उसको समझा दिया कि 3 रातें कब्रिस्तान में एक पुरानी कब्र के ऊपर बैठ के ये वाला चिल्ला करना पड़ेगा। वहां पे मैं आऊं, कोई भी आए, तुमने उसको रिस्पॉन्स नहीं देना, तुमने अपना चिल्ला मुकम्मल करना है, तुमने उस दायरे कड़े से बाहर नहीं आना। और उसने मुखातिब किया पुलिस वाले फराज को कि तुमने तवज्जो देनी है, फौरी जाप के जिस अस्पताल में वो बेहोश है उस पर नज़र रखो, वो कहीं गायब ना हो जाए। दोनों वहां से इजाज़त लेकर रवाना हुए, सीधे अस्पताल की तरफ गए। सिक्योरिटी बढ़ा लेते हैं, पुलिस वालों के ज़िम्मे लगा देते हैं कि सना होश में आते गायब ना हो सके, हम इसको पकड़ सकें, ये आंखों के सामने रहे। और उसके अकबर के माँ बाप से भी मिल लेते हैं। जब वो दोनों अस्पताल पहुंचे तो वहीं पे डॉक्टर और अकरम आपस में बातें कर रहे थे। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, अकरम की तरफ इशारा किया, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब ने कहा, अब उसकी हालत खतरे से बाहर है, जल्द ही वो होश में आ जाएगी, बल्कि अभी भी आप जाके उसको देख सकते हैं, शायद थोड़ी देर तक वो होश में आ जाए, अब उसकी कंडीशन बहुत बेहतर है, मैं अभी देख के आया हूँ। सफ़ीर और फराज ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देखा, गुड, ये होश में आने वाली है, अच्छा है, अभी से ही हम इसको आंखों के सामने रखते हैं, इसको बताते कुछ नहीं है, उसको जकड़ लेते हैं। तेज़ी से वो दोनों अंदर कमरे में दाखिल हुए जहाँ पे सना लेटी हुई थी, और ये देख के हैरान रह गए कि बिस्तर खाली था, सना गायब हो चुकी थी। उसको जैसे ही होश आया था वो वहाँ से चली गई थी। कैसे इतनी तेज़ी से वहाँ से गायब हुई कि कोई भी उसको नहीं देख सका, किसी को कुछ भी पता नहीं था। जब ढूंढने पे सना नहीं मिली तो वो दोनों फौरन रवाना होकर उसी बुजुर्ग के पास पहुंचे और कहा, ये कुछ हो चुका है। तो बुजुर्ग ने कहा, पर बस फिर आज रात से ही फौरन से पहले अमल शुरू कर दो, लेट मत करो। सफ़ीर जो कभी भी कब्रिस्तान अकेला जाते हुए बहुत ज़्यादा डरता था, फैसला कर चुका था, मैं ये दोस्त के लिए अमल करूंगा। उस रात जब वो अपने दिल को हौसला देते हुए बहादुर बन के कब्रिस्तान में दाखिल हो रहा था तो बहुत खौफजदा था। एक वो आज ऐसा चिल्ला करने जा रहा था जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। जब वो अंदर दाखिल हुआ और कब्रों को ढूंढते ढूंढते एक पुरानी कब्र के पास पहुंचा जो बुजुर्ग ने समझाई थी, बिल्कुल उससे मिलती जुलती कब्र थी। उसने थोड़ी सी उसकी सफाई की और उस कब्र के ऊपर बैठ के उसने अमल करना था, उसके ऊपर चढ़ के बैठना था। ये उसके लिए बड़ा खौफनाक था, वो इसको गलत समझ रहा था, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि बुजुर्गों ने कहा था, हाँ मजबूरी ऐसी है, ये करना पड़ेगा। वो कब्र के ऊपर बैठा और जो बुजुर्ग ने पढ़ने के लिए बताया था वो उसने पढ़ना शुरू कर दिया। जब टाइम हुआ, जाते ही उसने पहले हिसार लगाया और दायरा कड़ा खींचने के बाद वो उस कब्र के ऊपर पहले बैठा और उसके बाद आंखें बंद की, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, यहां तक कि वो जो तादाद थी जो कुछ उसने पढ़ना था वो मुकम्मल हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसने उसी तरह दायरे कड़े को वापस खींचा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। बुजुर्ग ने उसको कह दिया था कि तुमने, जब वो सुबह सना गायब होती अस्पताल में, बुजुर्ग ने उनको कह दिया था कि आज रात से ही पढ़ाई करनी है, सो अपने ऑफिस से छुट्टियां ले लो। तो बुजुर्ग से फौरी तौर पे ऑफिस चला गया और उसने 4-5 दिन की छुट्टियां ले ली थी ताकि वो दिन को सो सके और रात को चिल्ला कर सके। ऐसा पॉसिबल नहीं था कि वो दोनों तरफ टाइम देता, ऑफिस भी और घर में चिल्ले में भी। पहली रात उसकी सुकून से गुजर गई, दिन सारा वो सोता रहा और जब उठा शाम के टाइम तो उसने अपने दोस्त पुलिस वाले से रब्ता किया, फराज से, उसको सूरत हाल बताई कि पहली रात तो बिल्कुल ठीक गुजरी, तुम बताओ कुछ सना का पता लगा? उसने कहा, सना का कुछ भी पता नहीं लगा। दूसरी रात अपनी मतलूबा उस कब्र के ऊपर पहुंचा, उसने दायरा कड़ा लगाया, हिसार खींचा और उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ गया। पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। अभी सुबह होने ही वाली थी कि वहीं पे ही फराज पुलिस वाला उसका दोस्त उसको आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वो चुप करके पढ़ता रहा। फराज उसके करीब पहुंचा और उसने कहा, सना मिल गई है, उसका पता लग गया है, उठो जल्दी से चलें, कहीं वो दोबारा भाग ना जाए।
वहीं पे उसके जहन में आया, हाँ ये हो सकता है सना दोबारा से गायब ना हो जाए, भाग ना जाए। तो वो उठने ही लगा, लेकिन उसको फिर बाबा जी उस बुजुर्ग की बात याद आई जिन्होंने कहा था, कुछ भी हो जाए जब तक गिनती मुकम्मल ना हो तुमने वहाँ से नहीं उठना। तो उसने एक दफ़ा यूँ फराज को देखा और उसके बाद फिर से पढ़ना शुरू कर दिया इस अंदाज में कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे अभी तुम्हें कोई जवाब नहीं देना। फराज कहता रहा, यार मैं तुमसे मुखातिब हूँ, उठ जाओ भाई, क्या कर रहे हो यार, उठो, ये है वो है वो है। उसने कोई उसकी बात नहीं सुनी। तो वो गुस्से में वो कह के, अच्छा ठीक है भाई, तुम जानो और तुम्हारी सना जाए, भाड़ में जाओ, मैं ऐसे ही परेशान तुम्हारे लिए होता फिर हूँ, रातों को सो नहीं रहा, तुम यहाँ पे बैठा हो, ये कह के वो चला गया। जब उसकी वो दूसरी रात भी मुकम्मल हुई और उसने गिनती मुकम्मल कर ली, हिसार खींचा, उसने घर पहुँचते ही राब्ता किया अपने दोस्त फराज पुलिस वाले से, क्या हो रहा है? तो उसने कहा, यार सोया हुआ था, बस अभी उठाऊँ। तो उसने पूछा कि तुम मेरी तरफ आए थे? उसने कहा, नहीं मैं तो तुम्हारी तरफ नहीं आया। तो वो समझ गया कि जो बुज़ुर्ग ने कहा हुआ था, चाहे कुछ भी हो जाए घबराना नहीं है। बुजुर्ग ने अलर्ट किया था कि कुछ भी हो जाए, पहली दफ़ा ही कह दिया था कि तुम एक समझदार पढ़े लिखे बंदे हो, घबराना नहीं, डरना नहीं, इस दायरे कड़े से बाहर नहीं निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। आज जब वो शाम को तैयारी कर रहा था, सो के उठा, नाश्ता वाश्ता किया, रात की तैयारी कर रहा था, तो बाहर उसने देखा आज बादल आए हुए हैं, मौसम बदला हुआ है। मौसम के तेवर बताते हैं बरसने को तैयार है। रात के अंधेरे में चलता हुआ वो उस कब्रिस्तान में दाखिल हुआ जिस कब्रिस्तान में आज उसने तीसरी रात बैठ के पढ़ना था। अभी वो दाखिल ही हुआ तो बिजली जोर से चमकी और बादल इतनी जोर से गिर जा कि उसका दिल एक दफ़ा दहल गया। इतनी बुरी तरीके से बादल गरजा था कि जब बहुत ज़ोर से बादल गरजता है तो लोग, बच्चे बूढ़े डर जाते हैं। वो भी डर सा गया था क्योंकि जब बादल गरजा, बिजली चमकी तो उसने कब्रिस्तान का मंजर इतना क्लियर देखा, उस बिजली के चमकने से पूरा कब्रिस्तान रोशन सा हो गया था। पता नहीं क्यों आज उसको डर सा लग रहा था। वो कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, जब कब्र के ऊपर जाके बैठा और उसने हिसार खींच लिया तो उसी वक्त बारिश शुरू हो गई। और ऐसी बारिश थी, अजीबो गरीब बारिश थी कि तेजी के साथ मुसलसल गैप के बगैर बादल गरज रहा था, साथ साथ बरस भी रहा था। बिजली थी, बार बार चमक रही थी, कभी इधर कभी सामने, कभी पीछे, कभी लेफ्ट। मुसलसल बिजली जोर जोर से चमक रही थी, जोर जोर से बादल गरज रहा था। बारिश इतनी तूफानी बारिश हो रही थी, उसका इतना कब्रिस्तान में शोर फैल गया था उस बारिश का कि वो हैरान इस बात पे था कि इतनी तूफानी बारिश में एक कतरा भी उस कब्र, उस सफ़ीर के ऊपर नहीं पड़ रहा था। वो जो दायरा कड़ा लगाया हुआ था उसके अंदर एक कतरा भी नहीं बारिश का आ रहा था। जिसको भीग जाना चाहिए था इतनी तूफानी बारिश में, जितनी इस तरह बरस भी रही थी बारिश, बादल गरज भी रहे थे, बिजली चमक भी रही थी, तो वहीं पे हर तरफ पानी पानी कब्रिस्तान में था, सिवाय उस कब्र के जहाँ पे हिसार खींच के सफ़ीर बैठा था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तकरीबन आधे घंटे के बाद हर तरफ खामोशी छा गई। पहले बादल रुकी और उसके बाद इतनी तेज़ी, पहले बारिश रुकी और इतनी तेज़ी से बादल गायब होना शुरू हो गया और उसके बाद तारों से भरा आसमां आ गया और फिर चांद अपनी जगह पे वापस आ गया। चांद की रोशनी भी कब्रिस्तान में पड़नी शुरू होगी। वो हैरान था कि इतनी तेज़ी से बारिश हुई, बरसा गरजा बारिश हुई और उतनी ही तेज़ी से बादल ख़त्म हुआ, आसमान साफ हुआ, सितारे बाहर निकल आए और अब हर तरफ खामोशी खामोशी थी। ऐसे लगता था जैसे कब्रिस्तान में अभी बारिश हुई ही नहीं है। वो पढ़ता रहा कि उसने देखा सना भाभी सामने से चलती हुई आ रही है और बिल्कुल उसके सामने आके खड़ी हो गई और कहा, सफ़ीर भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। हाँ मुझसे गलत हुआ है, मैं बहुत परेशान हूँ और मैं आज खुद ही तुम्हारे पास अस्पताल के बाद जो गायब हो गई थी इसलिए अभी चल के आई हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे गलत हो गया है। मुझे पता है तुम्हें मेरे राज से पर्दा उठ गया है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैंने जान के नहीं किया, मैं ऐसा ना करती तो शायद खुद मर जाती, मुझे माफ़ कर दो।
और वो रोना शुरू हो गई। उसके दिल में थोड़ी सी हमदर्दी पैदा हुई। वो सामने खड़ी रो रही थी। उसने कहा, मुझे पता है आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे, ठीक है मैं जा रही हूँ, आप मुझे माफ़ ना करें। और रोते हुए वहाँ से चली गई। उसी लम्हे उसने देखा वही शाह बाबा, वही बुज़ुर्ग जिन्होंने ये अमल, ये चिल्ला बताया था, वो चलते हुए आ गया और उन्होंने आके कहा, सफ़ीर बेटा ये सच है, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया है, मैंने ही उसके बारे में बताया है, लेकिन अब मैं तुम्हें बताने आया हूँ, सना बदल चुकी है। सना को उसकी गलती का एहसास हो गया है और वाकई उसकी जो ताकत, वो शक्ति थी, वो भी ख़त्म हो गई है। अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम भी उसको माफ़ कर दो। हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं, अब तुम्हें चिल्ला करने की ज़रूरत भी नहीं है, उसको माफ़ कर दो। वो रोती हुई गई है, ये ना हो कि वो अपने आप को खुद मार दे, वो इतनी जज्बाती है। और मैंने उसका सारा चेक कर लिया, अब उसके पास कोई शक्ति नहीं है, हमारा काम हो गया है। उठो बेटा, उसको उठो और माफ़ कर दो। सफ़ीर ने कहा, जब मामला ही हल हो गया, उसकी शक्ति भी ख़त्म हो गई, बुज़ुर्गों ने, बाबा जी ने खुद आके कह दिया है, तो फिर तो बात ख़त्म है, फिर मुझे चिल्ले की क्या ज़रूरत है। तो वो अपनी जगह से जैसे ही उठने लगा तो उसके कान के अंदर एक आवाज़ सुनाई दी, बहुत ही धीमी और बहुत ही क्लियर आवाज़ कान में थी, ये सब नज़र का धोखा है, इस पे ध्यान मत दो। ये सब नज़र का धोखा है, इस पे ध्यान मत दो। तो उसी लम्हे वो रुक गया और समझ गया, ओहो मुझे तो बाबा जी ने कहा था चाहे मैं भी आ जाऊं, तुमने वजीफा चिल्ला मुकम्मल किए बगैर नहीं उठना, तो इसका मतलब है ये नज़र का धोखा। तो वो दोबारा से वहीं पे पढ़ना शुरू हो गया। तो बुजुर्ग गुस्से में आ गया और कहा, ये क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आई मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। वो चुप करके पढ़ता रहा, बैठा रहा। तो वो बुजुर्ग भी वहाँ से चले गए और थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसका दोस्त अकबर जो मर चुका था वो भी चलता हुआ आ रहा था। सना भी थी, अकबर भी था, वो शाह बाबा बुजुर्ग भी थे। वो तीनों आके खड़े हो गए और शाह बाबा ने कहा, ये लो, अब तो तुम्हारा दोस्त भी उसको माफ़ कर चुका है, तुम क्यों जिद पे अड़ के बैठे हो। अकबर ने कहा, हाँ सफ़ीर, मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ, मैंने इसको माफ़ कर दिया है, तुम भी सना को माफ़ कर दो, और इसकी शक्ति जा चुकी है, अब ये किसी को नुकसान नहीं दे सकती, इसलिए इसको ख़त्म करो, आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ो, उठ जाओ, छोड़ दो इसको, क्योंकि तुम्हारे इस तरह पढ़ने से ये दुखी हो रही है, इसको तकलीफ़ पहुंच रही है, और तुमने ये चिल्ला किया भी इसलिए था ना कि इसको तकलीफ़ दे सके हम, तो हम इसको तकलीफ़ मिल रही है, और तुमने इस तरह जारी रखा तो ये तो मर जाएगी। जब वो अपनी गलती का एहसास कर चुकी है, माफ़ी मांग चुकी है, बुजुर्ग भी कह रहे हैं माफ़ी मांग चुकी है, तो छोड़ो इसको। ये उसका मरा हुआ दोस्त अकबर कह रहा था, लेकिन क्योंकि थोड़ी देर पहले भी उस आवाज़ को सुन चुका था, ये सब नज़र का धोखा है, तो अभी भी उसका दिमाग कह रहा था, नहीं, मैं एक पढ़ा लिखा शख्स हूँ और एक कब्र पे बैठ के अमल कर रहा हूँ, मेरे बुजुर्ग भी आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा था अमल नहीं छोड़ना, लेकिन उसका दिल जरा डामाडोल भी हो गया कि वाकई यार अगर मामला हल हो गया है और मेरे पढ़ने से वाकई सना मर सकती है, तकलीफ में आ सकती है, तो मैं क्या करूँ। अब उसको खुद समझ नहीं आ रही है नज़र का धोखा है या वाकई सना ऐसा कर चुकी है। इसी लम्हे अभी इस सोचो बचार में ही था कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर कान में आवाज़ आई, ये सब नज़र का धोखा है, मैं पीछे बैठा तुम्हें देख रहा हूं। तो उसके अंदर एक हौसला आया कि ये हुई बात, ये हुई उस बुजुर्ग की आवाज़, ये सब नज़र का धोखा है। उसने पढ़ना शुरू कर दिया। वो जो डामाडोल सा हुआ था, उठने के मूड में था, फैसला करने के मूड में था कि अगर सब हो चुका है तो चिल्ला क्यों कर रहा हूँ। जब दोबारा से उसने पढ़ना शुरू कर दिया तो वो तीनों इतने गुस्से में आए कि उन्होंने ज़मीन से पत्थर उठा लिए कि उठते हो कि तुम्हें हम उठाएं यहाँ से। अब उनके लहजे सख्त हो गए थे, उन्होंने बाकायदा पत्थर उठाए और धड़ाधड़ दायरे कड़े के अंदर बैठे सफ़ीर को पत्थर मारने शुरू कर दिए। पत्थर थे कि कभी इधर से सर से नीचे, वो अपनी जगह पे बैठा हुआ था, पत्थर गुजर रहे थे लेकिन उसको लग कोई भी नहीं रहा था, उसके ऊपर से गुजरते जा रहे थे, कोई भी पत्थर उसको अभी तक टच नहीं हुआ था। बरसात कर दी उन्होंने पत्थरों की, लेकिन उसको कोई भी पत्थर नहीं लग सका। तो उन तीनों ने कहा, रुको हम तुम्हें देख लेते हैं, यह कहा और वो तीनों वहां से चले गए। वो कहता है, अभी मुझे पढ़ते हुए थोड़ा ही लम्हा हुआ था, थोड़ी ही देर हुई थी, अभी उनको जाते ही, वो तीनों जब चले गए थे, उनको गए हुए थोड़ी ही देर हुई थी, थोड़ा ही लम्हा गुजरा था कि मेरा दिल सुकून में आ गया था कि शुक्र है टल गए, चले गए हैं। वहीं पे एक बहुत बड़ी आफत मेरे लिए तैयार थी जो मैं नहीं जानता था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। वो अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए था कि सब हो चुका, शायद आज इतना ही होना था, चले गए हैं। वो नज़र का धोखा था, मेरे कान में आवाज़ आ गई थी, इसलिए मैं अलर्ट हो गया और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह से नहीं उठा, और वो लोग चले गए हैं।
अभी सुबह होने वाली थी, वजीफा तकरीबन ख़त्म होने ही वाला था। वहीं पे ही उसकी आंखों ने जो मंजर देखा, तमाम कब्रिस्तान की वो पुरानी बनी हुई कब्रें जो अब टूट फूट का शिकार हो चुकी थी, कोई कोई कब्र अपनी जगह पे कायम व दायम थी, अक्सर कब्रों के नामो निशान मुक चुके थे, अक्सर कब्रें टूट फूट का शिकार थीं। अब वो सारी कब्रें खुल रही थीं। रात की उस तारीकी में जहाँ पे अभी सुबह होने वाली थी, वजीफ़ा ख़त्म होने वाला था, अंधेरा अपनी जगह पे मौजूद था, वहीं पे सारी कब्रें खुल रही थीं। उन कब्रों के अंदर से कफन में लिपटे मुर्दे उठना शुरू हो गए थे। जितने भी मुर्दे उठ रहे थे उन्होंने कफन पहने हुए थे, और उठते ही सब जितने भी कब्रें खुलते जा रही थीं, किसी का कफन बहुत पुराना था, किसी का बहुत फटा हुआ, किसी का नया था, किसी का खून आलूद, किसी का अजीबो गरीब, और वो सब अपने अपने कफन उतार रहे थे। उसी लम्हे उसने देखा, उसी ही कब्रिस्तान में जो दरख्त लगे हुए थे, जितने भी दरख्त थे, ऐसे गिरना शुरू हो गए जैसे शदीद आंधी में दरख्त जड़ समेत उखड़ जाता है और नीचे गिर जाता है। इसी तरह सारे दरख्त ना सिर्फ जड़ों समेत निकल निकल के बाहर गिरना शुरू हो गए, बल्कि बहुत सारे दरख्त इस अंदाज में गिर रहे थे जैसे कोई उनको काट काट के डाल रहा हो। और देखते ही देखते तमाम दरख्तों को आग लगती जा रही थी। अब हर कब्र फट चुकी थी, मुर्दे सारे बाहर निकल के खड़े हो गए थे, तमाम दरख्त गिर के आग की लपेट में आ चुके थे। अब हर तरफ आग थी और चीखो पुकार थी, एक ही आवाज आ रही थी, भागो यहां से भागो, भागो यहां से भागो। जिस कब्र पे वो बैठा पढ़ रहा था और उसकी आंखें ये खौफनाक भयानक मंजर देख रही थी, मुर्दों को बाहर निकलते देखना, कफन में लिपटे हुए देखना, अपने कफन को उतारना, दरख्तों का टूट जाना, आग लग जाना, मुर्दे भाग रहे थे उस अंधेरे में ये कहते हुए कि भागो भागो यहां से भागो। वो जो बादल बारिश ख़त्म हुई थी और चांद निकला था, जिस चांद ने अपनी रोशनी फैलाई थी, वो रोशनी शायद उसने इसलिए फैलाई थी कि इसकी आंखें ये सब मंजर देख सकें, दूर दूर तक जो कब्र थी वो उसको ना सिर्फ देख सकें बल्कि उसके अंदर से जो मुर्दा निकल रहा था इसकी आंखें वो भी देख सकें। और अब उसकी आंखें दूर दूर तक लगी आग को भी देख रही थी। लेकिन उसका दिल बार बार एक फिक्रा, उसको दिमाग उसका कह रहा था, उठना मत, ये सब नज़र का धोखा। अब उसके कान में आवाज़ नहीं आ रही थी, उसका दिमाग उसको कह रहा था, उठना मत, ये सब नज़र का धोखा है। सब मुर्दे भाग रहे हैं। कैसा भयानक मंजर होगा जब दरख्त टूटे, उनको आग लगी, तो उन दरख्तों पे बैठे हुए जो परिंदे थे अब वो सबसे ज़्यादा शोर कर रहे थे। पूरी फ़ज़ा परिंदों से भर चुकी थी। उसने इतने ज़्यादा परिंदे ज़िंदगी में नहीं देखे थे जो आग की वजह से चिल्ला रहे थे, शायद उनके घोंसले जल रहे थे। तो सारे परिंदे ऊपर इर्द गिर्द हर तरफ परिंदे ही परिंदे चीखो पुकार कर रहे थे और नीचे उन मुर्दों की चीखो पुकार रही थी जो भाग रहे थे। वो एक कयामत का सा मंजर था। कोई भी एक शख्स जितना बड़ा जिगरे का मालिक हो इस भयानक मंजर को नहीं देख सकता। उसका दिल दहल जाए, बेहोश हो जाए, उसका दिल फट जाए। लेकिन उसने अपने दोस्त के लिए तहैया किया था और बुजुर्गों ने उसको समझा के भेजा था कि भयानक मंजर आएंगे और बहुत कुछ आंखें भयानक देखेंगी, लेकिन तुमने डरना नहीं है। और जहाँ पे उसका ईमान मजबूत था, लेकिन जहाँ पे वो बहकावे में आने लगा था, वहीं पे उस बुज़ुर्ग ने, जो पीछे वो हस्ती उसकी सरपरस्ती कर रही थी, आवाज़ कान में आ गई थी, ये सब नज़र का धोखा है। तो वो जहाँ बेवकूफ़ी करने लगा था उन्होंने उसको बचा लिया था। वो सब इधर उधर भाग रहे, दरख्त जल गए। इतना भयानक मंजर के आग, मुर्दे, कब्रें खुली हुई, परिंदे चीख रहे थे, शोर एक क़यामत सुगरा का मंजर था। उसके बावजूद वो अपनी आंखें बंद करके पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, यहाँ तक कि उसने देखा आखिरी लफ्ज़ जो उस रात का था वो उसने मुकम्मल कर लिया। और जैसे ही वो आखिरी लफ्ज़ मुकम्मल हुआ तो उसी लम्हे वो जो बाहर शोर था जिसमें आग थी, आग के जलने की वजह से, जब दरख्तों को आग लगती है तो एक बहुत सा आग के जलने का शोर पैदा होता है, वहीं उस शोर के साथ इंसानों का शोर था जो मुर्दों की हालत में थे, भाग रहे थे, चीखो पुकार कर रहे थे, भागो भागो कर रहे थे। वहीं पे परिंदे भी चीखो पुकार कर रहे थे।
वो सब शोर जब उसने आखिरी वर्ड उस गिनती का मुकम्मल कर लिया, खामोश हो गया। और जब सब खामोश हो गया तो उसकी गिनती भी मुकम्मल हो गई थी और उसने आंख खोली तो दरख्त अपनी जगह पे मौजूद थे, कब्रें उसी तरह बंद थीं, कोई भी परिंदे चीखो पुकार नहीं कर रहे थे। वहीं पे ही जब उसने मुकम्मल कर लिया, उसी तरह उसने दायरा कड़ा जो बंद किया था उसी तरह उस हिसार को खोला, और जब वो हिसार खोल चुका तो अब उसके लिए डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। वहीं पे ही उसने पहली निगाह में जिसको देखा तो सामने सना वहीं पे बेहोश पड़ी थी। वो उसकी बैक साइड बनती थी। जब वो हिसार खींच के खोल चुका हिसार तो उसने अपनी बैक साइड पे देखा तो सना नीचे ज़मीन पे बेहोश पड़ी हुई थी। एकदम उसके दिमाग में आया, या अल्लाह, ये भी अब नज़र का धोखा है या ये सचमुच है। तो वहीं पे ही उसको उसका पुलिस वाला दोस्त फराज और वो शाजी, वो बुजुर्ग आते हुए दिखाई दिए। और जब वो करीब पहुंच गए तो उस बुजुर्ग की आवाज़ थी, बेटा अब ये नज़र का धोखा नहीं है, इसलिए कि तुम अपना दायरा कड़ा खोल चुके हो और इसलिए कि तुमने अपना चिल्ला मुकम्मल कर लिया है। रात जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो नज़र का धोखा था। जब दायरा कड़ा मुकम्मल खोल के इंसान बाहर आता है तब नज़र का धोखा नहीं होता। ये सचमुच की सना है जो उस अमल जो तुमने 3 रातों का मुकम्मल कर लिया है उसकी वजह से आई है और यहाँ आके इसलिए बेहोश हो गई है कि उसकी जितनी भी ताकत शक्ति थी वो ख़त्म है और ये वक्त है इसको ख़त्म करने का। गाड़ी में हम ताबूत भी साथ लेके आए हैं। जब तुम तीसरी रात यहाँ पढ़ने के लिए पहुँचे थे तो मैंने तुम्हारे दोस्त को बुला लिया था और कह दिया था कि ताबूत भी लेके, हम ताबूत भी लेके आए हैं और अभी हम इसी को यहीं पे ही ख़त्म करके जाएंगे। उस बुज़ुर्ग ने वहीं पे बैठ के उसके माथे पे हाथ रखा और कुछ पढ़ते रहे और उसी के बाद उन्होंने कील निकाली जो पढ़ के लाए थे, उसके माथे के अंदर वो कील गाड़ी और उसके बाद कहा, इसको ताबूत में बंद कर दो। उसको जब वो ताबूत में जब वो पढ़ रहे थे उसके माथे पे हाथ रखा हुआ था और उसको वो पढ़ रहे थे तो उसी वक्त सफ़ीर ने भी देखा और उसके दोस्त पुलिस वाले फराज ने भी देखा कि वो थी तो बेहोश लेकिन वाकई उसके पाँव मुड़ते जा रहे थे, जो इस बात का यकीन था कि वाकई वो कोई इंसान नहीं है। उसके पाँव उल्टे होते जा रहे थे। वो शायद जो पढ़ रहे थे जिसकी वजह से उसके पाँव इस तरह उल्टे हो गए थे कि कोई भी एक लम्हे में देखते ही कह देता ये चुड़ैल है, उल्टे पाँव वाली पिछल पैरी है। और जैसे ही उस बुजुर्ग ने उसके हाथ में रख के पढ़ते रहे तो वहीं पे ही देखा वो मासूम शक्ल सूरत की जो लड़की थी उसका चेहरा करख्त और बहुत खौफनाक हो चुका था। वो ऐसे रूप में आ चुकी थी जो असल में उसका असली रूप था, क्योंकि वो एक चुड़ैल की बेटी थी। उनको भी 100% जो पहले भी यकीन हो गया, अब 1000% यकीन आ गया कि उसके पाँव भी मुड़ गए थे और उसका चेहरा भी असली उस खौफनाक रूप की तरफ आ चुका था जो चुड़ैल का चेहरा था। वहीं पे ही उन्होंने उसके ऊपर पढ़ाई की और उसके बाद कील काढ़ा और उसको ताबूत में बंद कर दिया और उसको कहा, बेटा कब्र खोदो और इसको दफना दो, क्योंकि एक चुड़ैल की बेटी है, इसका कोई जनाजा नहीं होगा, ये एक राज है, इसको इस मट्टी के हवाले कर दो। वहीं पे ही सुबह दोनों ने, क्योंकि वो रात सारी पड़ चुका था, मिल के कब्र को खोदा और उस ताबूत को कब्र के अंदर रख के ऊपर से बंद कर दिया और उसकी वहीं पे कब्र बना दी। वहीं पे खड़े होकर दुआ की और वो रवाना हो गए। और उस बुजुर्ग ने कहा, ये राज रहेगा लेकिन बहुत अरसे बाद ये राज भी खुल जाएगा, लेकिन इस चुड़ैल की बेटी की कब्र कहाँ है इस तक कोई भी नहीं पहुंच सकेगा। अल्लाह के जो नेक बुजुर्ग होंगे उनको इस राज का पता होगा, बाकियों को पता नहीं होगा। वहाँ अकबर के जो माँ बाप थे वो अस्पताल में जब गायब हुई थी तो वो भी वहाँ पे यकीनन परेशान रहे और वो इस बात से अभी तक ला इल्म थे कि वो कहाँ चली गई। सॉरी, एक अभी एंड में याद आया, मैं भूल गया। जब वो वहाँ से चली गई थी तो उसके बाद उसके चचा के घर की तरफ भी गए थे। मैं माजरत, मैं कहा ना लंबी कहानी होती है तो सीक्वेंस बनाते हुए मैं भी भूल जाता हूँ इंसान हूँ। उसके चचा के घर की तरफ गए थे तो जब जिस दिन वो उसके चचा के घर पहुँचे तो उस दिन पता लगा था उसका चचा उसी दिन ही फौत हो गया था सुबह। वरना वो उसके चचा से जाके मजीद सवाल जवाब करते। जिस दिन वो अस्पताल से गायब हुई थी
उसी दिन ही वो उसके चचा के घर गए थे और उसका चचा, लोगों ने बताया था कि आज सुबह ही उसका चचा फौत हो गया है। तो जो अकबर के माँ बाप थे उनको कहा गया कि वो सीधी चचा के पास जाएगी, और चचा क्योंकि मर गया है तो इस राज को राज रहने दें, अकबर के माँ बाप को जनाजे में जाने दें, वो भी उस लड़की के साथ जनाजे में रहेंगे, हम इधर चिल्ला करके उसको पकड़ लेंगे, इसलिए हमें देर नहीं करनी, उनको वहीं पे मसरूफ़ रहने दें, हम 3 दिन का चिल्ला करके उसको इस तरह पकड़ लेते हैं। जब चचा मर गया और वो लड़की भी चचा के जनाजे के बाद वहाँ से चली गई, तो अकबर के माँ बाप भी, अब जब उनका बेटा नहीं रहा था और बहू भी नज़रों से ओझल हो गई थी, चली गई थी, तो वो उसके पीछे कहाँ भागते। अगर बहू खुद से आके इस बात का इजहार करती कि मैंने आपके साथ रहना है, तो वो उसको साथ ले जाते, लेकिन जब बहू ही चली गई तो उन्होंने भी वापसी की ठानी और अपने गाँव चले गए। और वो चुड़ैल की बेटी मट्टी में अपनी आखिरी आरामगाह में सो गई। ये कहानी थी जो मुझे भेजी गई, बड़ी मज़े की कहानी थी, मुझे भी बड़ी अच्छी लगी और ये उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। ये पुरानी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। अच्छा, ये मज़े की बात ये, मैंने भी इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ सुनी हुई हैं और पढ़ी हुई भी हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हुई हैं। ये उस वक्त होता था जब इंसानी आबादी कम थी, मिलना मिलाना कम था। अब तो आबादी है ना, शहर, एक शहर से दूसरे शहर जहाँ रास्ते में आबादी आती हैं, वरना पहले ये होता था कि एक शहर से दूसरे शहर जब अब जाते थे तो रोशनी नज़र ही नहीं आती थी जब तक दूसरा शहर ना आए, रास्ते में सिर्फ वीराना आता था। अब तो लाइटें, आप मेन रोड पे भी जा रहे हो, लाइटें नज़र आ रही होती हैं लेफ्ट राइट, पहले वीरानी होती थी। यानी एक शहर से आप गए हैं, लाहौर से आप इस्लामाबाद ही जाते थे तो रास्ते में सब वीरानी आती थी, अब तो पूरा आबाद है। ये उस वक्त में बहुत सारे इस तरह के वाक़यात होते थे। मैं आगे भी इंशाल्लाह हैं कुछ आपको सुनाऊंगा। सो ये थी जी आज की कहानी। आप लोग भी अपनी कहानी भेजिए। कहानी भेजने का तरीका ये है, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। वॉइस मैसेज तब तक डिलीट नहीं करना जब तक आपकी कहानी को मैं प्रोग्राम में शामिल ना कर दूं। जब मैं कहानी को प्रोग्राम में शामिल कर दूं उसके बाद बेशक आप व्हाट्सअप का वो वॉइस मैसेज जो है डिलीट कर सकते हैं। लिख के भेजना चाहते हैं, उर्दू में लिखें, रोमन में लिखें, इंग्लिश में लिखें, तीनों में लिख सकते हैं, लेकिन दोनों सूरतों में वॉइस मैसेज करें या कहानी लिख के भेजें, STORY स्टोरी लाजमी आखिर में आपने एक लफ्ज़ लिखना है। अगर आपने मुझे वॉइस मैसेज भेजा है तो फिर भी एंड पे लिखना है STORY स्टोरी लाजमी। आखिरी जो आपका मैसेज होना चाहिए वो होना चाहिए स्टोरी लिखा हुआ, और इसको आपने भेजना है मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे। पाकिस्तान का कोड है पहले +923136655500। रिपीट करता हूँ, +923136655500, और पाकिस्तान से डायरेक्ट मिलाएंगे 031366555500। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मजहर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।